हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज क्लास 11th के आईपी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 10 यानी कि डेटाबेस जो अपने कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उसमें दोस्तों एक टॉपिक अपने पास आएगा जिसका नाम है डेटाबेस के कह सकते हैं सिस्टम। ठीक है, तो डेटाबेस जो सिस्टम अपने पास है उसको लेकर के अपन बात करेंगे। डेटाबेस सिस्टम आखिर क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो डेटाबेस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे टर्म्स है, कौन कौन सी कीज है जिसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आगे आने वाले सारे के सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आइए देखते सबसे पहले अपन यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या है डेटाबेस को लेकर के। दोस्तों एक इमेज आप देख रहे होंगे जहां पर मैंने अपने कुछ फाइल्स और फोल्डर्स को स्टोर करके रखा है। तो अगर आप भी चाहते हैं, अगर आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है, जैसे स्कूल में अगर अपन देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का नेम, उनका एड्रेस, उनका एज, उनकी कह सकते हैं कि ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर, उनका आधार नंबर, ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों। तो उस डेटा को हम स्टोर कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो दोस्तों एक्सेल की फाइल अपन क्रिएट करके रख सकते हैं, लेकिन वो जो है वो आपके पास एक टाइप से फ्लैट फाइल होती है, जो डेटा चाहिए वो सब आपके सामने पड़ा है। अगर अपन कोई सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई वेबसाइट्स के बारे में बात करें तो वहां पर जो डेटा होता है दोस्तों वो एक्सेल फॉर्मेट में नहीं हो सकता है। वहां डेटा जो फॉर्मेट स्टोर करता है वो होता है आपके पास डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। तो डेटाबेस आखिर आपके पास क्या होता है, डेटाबेस जिसके अंदर एक डेटा को स्टोर करते हैं, एक ऐसा बेस जहां पर आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो डेटाबेस आखिर आपके पास क्या है, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस कह सकते हैं। डेटाबेस क्या है, आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस होता है, यानी कि आप यहां पर डेटा को अपने टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं। जैसे अगर आप देखें तो आपने देखा होगा आपकी स्कूल के अंदर एक आपकी जो अटेंडेंस होती है उसमें आप एक कॉलम देखते हैं जहां आपका नाम लिखा होता है, उससे पहले आपका रोल नंबर, उसके बाद डे वाइज आपकी प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इस तरीके से अगर अपन देखें तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहां आप अपनी वैल्यूज लिखते हैं। इसी टाइप से अगर आपके क्लास टीचर आकर के आपको बोलते हैं कि आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है जिसमें आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये कुछ वैल्यूज अगर आपको डालनी है, तो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, एक टेबुलर फॉर्मेट है जहां आप अपना नाम लिखेंगे, वो पेपर आप पास करेंगे आपके फ्रेंड्स को, तो वो अपनी एंट्री करेगा। इसी तरीके से आप वो पेपर पूरी क्लास में सर्कुलेट करते हैं और लास्ट में आप देखते हैं टेबुलर फॉर्मेट में आपका डेटा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो चुका होता है। तो क्या कह सकते हैं, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर क्यों, जो कि मैंने आपको कहा था कि एक स्ट्रक्चर आपके पास होगा, इसके अंदर नेम लिखना है, इस वाले फील्ड के अंदर आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके नाम या आपका एड्रेस या आपका फोन नंबर, आपका आधार, आपका ईमेल, ये इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करवानी है। तो एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन आपके पास होती है और डेटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम एट अ सेंट्रल लोकेशन। तो आप क्या करते हैं, आप जो भी डेटा लिखते हैं या जो भी डेटा आप स्टोर करते हैं उसको आप एक सेंट्रल सिस्टम, एक सेंट्रल लोकेशन पे डालते हैं जिसको अपन कह सकते हैं सर्वर। अगर अपन वेबसाइट के बारे में बात करें, अगर अपन यूट्यूब के बारे में बात करें, तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे टैग और बहुत सारे इंफॉर्मेशन, जैसे टाइटल क्या होगा, जैसे डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसकी लेंथ क्या है, या ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो यूट्यूब के सर्वर पे स्टोर की जाती है। तो वो डेटा कहां स्टोर हो रहा है दोस्तों, कहीं सेंट्रल लोकेशन पे हो रहा है, जिसके थ्रू अपन उस डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी टाइप से देख सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कि एक आपके पास में MySQL एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस से डेटा को लेकर के आ रहा है। तो आगे चलते हुए दोस्तों हम भी यहाँ जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले उसका नाम क्या, अपने पास MySQL ही होगा। लेकिन MySQL के अलावा भी दोस्तों बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको भी अपन अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ अ डेटाबेस एंड सॉफ्टवेयर दैट मेंटेन्स द डेटाबेस एंड अलाउज यू टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड रिट्रीव डेटा इन अ वैरायटी ऑफ वेज। यानी कि आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक टाइप का क्या है, सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, आपके पूरे डेटाबेस को, यानी कि आपके फोल्डर्स के अंदर जितनी भी टेबल्स, जितनी भी फाइल्स है, उनके अंदर जो भी डेटा स्टोर करना है, जो डेटा रिट्रीव करना है, जो डेटा डिलीट करना है, जिस डेटा को आप वहां पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, या उन फाइल का नाम रीनेम करना है, या और भी कुछ इंफॉर्मेशन में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप करते हैं। उस सॉफ्टवेयर को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, DBMS। तो DBMS क्या हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इज कह सकते हैं कंप्राइज्ड, या कह सकते हैं कंप्राइज ऑफ अ डेटाबेस एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें डेटाबेस भी आपके पास होगा और एक सॉफ्टवेयर भी होगा। ठीक है, ओके। तो यहां पर कुछ एक नाम देखते हैं दोस्तों अपने पास, जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे एक नाम आपके पास आता है ओरेकल।
ओरेकल क्या है, एक डेटाबेस आपके पास होता है। ऐसी एक नाम आता है DB2 जो कि IBM का है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो SQL सर्वर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों PostgreSQL आता है, MySQL आता है, LibreOffice बेस आता है, MS एक्सेस आता है, साइबेस आता है। ये सारे के सारे आपके पास में ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू आप अपने डेटाबेस को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कुछ एडवांटेज। डेटाबेस के एडवांटेज क्या है दोस्तों? बहुत सारे एडवांटेज अपने पास होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या है? वैल्यू की डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। तो डेटाबेसेस क्या करते हैं? रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। मतलब क्या कह रहा है कि आपके डेटा की डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। अगर दोस्तों मैं अपनी एक ईमेल आईडी बनाना चाहता हूं जो मेरे नाम से ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, अगर उसी नाम से बनाऊंगा तो वो मुझे मना कर देगा, नाम ये नहीं होना चाहिए, ईमेल आईडी आपकी ये नहीं होनी चाहिए। कई जगह आपने देखा होगा आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, अगर आपने एक बार वो दोस्तों फॉर्म फिल कर दिया है तो वही नाम या वही आईडी अगर आप वही वैल्यू वापस डालेंगे तो आपको मना कर देगा कि वो आपको सीधा सीधा बोल देगा इस नाम से या इस नंबर से हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं। तो वहां पर क्या होता है? डेटा की डुप्लीकेसी को रोका जाता है। तो ये एक डेटाबेस का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि डेटाबेसेस रिड्यूसेस द डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी को रोकता है। नेक्स्ट नाम आता है आपके पास डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया? तो ये कह रहा है कि ये कंट्रोल कर सकता है, डेटाबेस क्या कर सकता है? डेटाबेसेस कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या दोस्तों? मेरे पास एक फाइल पड़ी है, उस फाइल के अंदर मैंने कुछ लोगों के नाम लिख रखे, मोबाइल नंबर, आधार, ये वो सब कुछ। अगर दोस्तों मुझे कोई चेंजेस करने के लिए बोले तो मैं अपनी फाइल के अंदर जाके चेंजेस करूंगा। क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जहां जहां उन लोगों के नाम या एड्रेस या फोन नंबर जो मैंने चेंजेस किया वो सभी जगह हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दोस्तों उनके सिस्टम में एक अलग फाइल है, मेरे पास एक अलग फाइल है, कहीं और दूसरे सिस्टम में एक और अलग फाइल है, तो सभी फाइल में चेंजेस नहीं होते। तो डेटाबेस क्या कहता है? वो कहता है क्योंकि आपका डेटा तो सेंट्रलाइज्ड होता है, अब सेंट्रलाइज्ड अगर आपका डेटा है, एक जगह आप चेंज करो तो वो सभी के सभी लोग जो उस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे उन सभी के पास उस डेटा का चेंजेस हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपको, अगर मैं कहता हूं कि सपोज कि दोस्तों मेरे पास जो मेरा गूगल का अकाउंट है वहां मैं अपना पासवर्ड चेंज करता हूं। अगर दोस्तों एक जगह से मैंने पासवर्ड चेंज किया, जैसे गूगल पे जाकर के कोई भी एक सर्विस का चेंज किया, तो यूट्यूब का भी चेंज हो जाएगा दोस्तों, गूगल मैप का भी चेंज हो जाएगा, या यूट्यूब की जितनी भी सर्विस है उन सभी जगह पर मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो एक बेनिफिट होता है, एक एडवांटेज है। इसके अलावा क्या है कि आपने जो फाइल बनाई डेटाबेस, जैसे मैंने कहा था कि पहले क्या था, अलग अलग जगह फाइल अपनी स्टोर हो रही थी, एक जगह मैं चेंजेस करता दूसरे सिस्टम में नहीं होता, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है जिसको कि अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि आपका जो डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब आपने अपनी फाइल बनाई और उस फाइल को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ में भी इजीली शेयर कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जिसको क्या बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ डेटा। तो डेटाबेसेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। इसके साथ इन्फोर्स स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं आपको भी कह रहा था कि अगर आपकी क्लास में आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है जिसमें आपको नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये वो सारी चीजें डालनी है, तो वो सब क्या है दोस्तों? आपके सामने एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना के दिया है। आपको नेम वाले में नेम ही डालना है, आपको रोल नंबर वाले में रोल नंबर ही डालना है, आपको फोन नंबर वाले में फोन नंबर ही डालना है। तो ये आपके सामने क्या होता है? एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है आपके सामने। तो कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपको फोर्स करता है उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए। उसके बाद आता है डेटा सिक्योरिटी। आप अपने डेटा को जो आपने स्टोर करके रखा है सर्वर पे कहीं पर, तो आप वहां उसके यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब कुछ लगा सकते हैं जिससे कि आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई भी उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे दोस्तों हो सकता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरी कोई फाइल है जिसके अंदर मैंने कुछ काम किया और वो फाइल मैंने वहीं रख दी, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल है कि मेरे घर जाने के बाद में उस फाइल को कोई और बंदा भी देख सकता है। लेकिन अगर मैं उस फाइल को, जो भी मेरे को काम करना था, उस फाइल को अगर मैं क्रिएट करता हूं डेटाबेस सॉफ्टवेयर के थ्रू और उस फाइल को मैंने अपने सर्वर पे अपलोड कर दिया है, तो दोस्तों बिना यूजर नेम और पासवर्ड के उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसी टाइप से एक और नाम आता है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया कि आपका जो डेटा है, ठीक है, उस डेटा में आप कोई भी चेंजेस करते हो तो उस डेटा को एक्सेस करने वाले सॉफ्टवेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं फेसबुक, तो फेसबुक के अंदर अगर देखें तो उसने अगर एक नया फील्ड बना दिया तो उससे उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, आप डेटाबेस के अंदर भी चाहें तो कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, आसानी से चेंजेस कर सकते हैं, उसका सॉफ्टवेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका जो डेटाबेस है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो खुद किसी और के ऊपर डिपेंड
नहीं है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके बाद देखते हैं कुछ सम एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ कौन कौन से एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ 12th बोर्ड में भी मैंने एक क्वेश्चन देख रखा है और 11th में तो बन ही सकता, आसान है। जैसे एक एयरलाइन है, तो सपोज आपको कहा जाता है एक एयरलाइन नाम का डेटाबेस है, उसके अंदर आपकी टेबल्स की जो डेटा आप स्टोर करोगे वो कौन कौन से डेटा हो सकते हैं। जैसे अगर मैं स्टूडेंट के बारे में बात करता हूँ, एक स्टूडेंट नाम का कह सकते हैं एक टेबल है, तो उसमें आप क्या स्टोर करेंगे, किसी स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल जी, या आप हो सकता है कि उनकी जो क्लास है, उनके मार्क्स है, ऐसी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करवा सकते हैं। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ऐसे ही आपकी बुक में क्योंकि लिखा है तो मैं भी चाहता हूँ आपको थोड़ा आइडिया मिले। जैसे एयरलाइंस में देखें तो क्या है, फ्लाइट का शेड्यूल क्या हो जाएगा, उस फ्लाइट की कैपेसिटीज़ क्या है, ठीक है, इसी टाइप से रिजर्वेशन डिटेल्स क्या है, कस्टमर डिटेल्स क्या है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। बैंकिंग में क्या हो सकती है, तो बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ 5-7 लिख रखे, जैसे कस्टमर इंफॉर्मेशन, अकाउंट की डिटेल क्या है, पेमेंट्स क्या हुआ है, डिपॉजिट क्या हुआ है, लोन क्या है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। फाइनेंस में क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे स्टॉक क्या है, सेल्स क्या है, परचेज क्या क्या हुआ है, स्टॉक एंड कह सकते हैं बॉन्ड्स की जो डिटेल है वो क्या अपने पास है। सेल्स में अगर अपन देखें तो आपके पास प्रोडक्ट डिटेल्स क्या है, आपके पास सेल्स इंफॉर्मेशन क्या है, आपके पास जैसे उसकी प्राइसिंग क्या है, डिस्काउंट क्या है, नेट अमाउंट क्या हुआ, कस्टमर की खुद की डिटेल्स क्या है, ऐसी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप देखें तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मतलब जो भी सामान अपने गोदाम में अपने शॉप पे पड़ा है तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कितना प्रोडक्ट अपने पास अभी पड़ा है, कितना बेच दिया है, तो प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, स्टॉक की डिटेल्स पता होनी चाहिए। इसी टाइप से सप्लायर कौन है उसको देने वाला, वो सारी चीज़ें, क्या क्या ऑर्डर अपने पास आए हुए हैं, कितना ऑर्डर अपने परचेस कर रखा है, डिलीवरी कितनी दे दी है, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स आपके पास हो सकती है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है। अगर अपन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो स्टूडेंट की डिटेल क्या है, कोर्स डिटेल क्या है, टीचर्स की डिटेल क्या है, स्टाफ की डिटेल्स क्या है, रजिस्ट्रेशन डिटेल क्या है, कॉलेज कौन सी है, उसकी ग्रेड इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है अगर अपन देखें तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ बन सकती है। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो दोस्तों आपके माइंड में फटाक से कुछ आंसर्स आ जाने चाहिए। इसी टाइप से अगर अपन एचआर मैनेजमेंट देखें, ठीक है, तो उसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ की डिटेल क्या है, उसकी सैलरी क्या है, पेरोल इन्फॉर्मेशन क्या है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशंस आ सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बात करते दोस्तों, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, आइटम की डिटेल्स क्या है, प्राइसिंग क्या है उसकी, इसी टाइप से उसका सेल कह सकते हैं, सेल्स उसकी क्या है, इसी टाइप से अपन कह सकते हैं कस्टमर डिटेल्स क्या है, लोन डिटेल क्या है, कस्टमर की फाइनेंशियल डेटा क्या है, ऐसे बहुत सारा अपन डेटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। अब देखिए अपन जो बात करने वाले हैं वो अपने पास टॉपिक आएगा कन्वर्टिंग फ्रॉम फाइल सिस्टम टू डीबीएमएस। पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि आपके पास एक फ्लैट फाइल होती है जिसमें एक ही टेबल के अंदर आप अपना पूरा डेटा डाल के रखते हैं। जैसे यहाँ अगर अपन देखें तो दोस्तों आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी कह सकते हैं स्कॉलर आईडी आपके पास होगी, उनका नेम होगा, उनकी क्लासेज होंगी, इसी टाइप से उनका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। अब देखिए अपन ये कह सकते हैं कि जैसे अपने पास में एक टीचर है जिसका नाम है पल्लवी, वो दोस्तों दो लोगों को पढ़ा रही है, तुषार को भी पढ़ा रही है और वैभव को भी पढ़ा रही है। तो देखिए अननेसेसरी आप क्या करें, यहाँ पर दो अलग अलग रिकॉर्ड लिख रहे हैं। अगर इसी क्लास में दोस्तों अगर 50 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट हो, मतलब मैं अगर बात करता हूँ एक स्कूल में जिसके अंदर क्लास 10th के अगर 4-5 सेक्शंस अगर आपके पास होते हैं, 12th के भी सेक्शंस होते हैं, उन सभी के अंदर दोस्तों सपोज मिस पल्लवी अगर या मिसेस पल्लवी वहाँ पढ़ा रही है सपोज, तो अपन को इतने सारी जगह उनका नाम बार बार लिखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, अननेसेसरी अपना डेटाबेस बढ़ता जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ टीचर के कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर तो वही होंगे ना जो दोस्तों एक जगह लिखा है, सभी जगह वही, उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी टीचर आईडी, ये बार बार आपके पास रिपीट हो रही है। तो दोस्तों 2-4 रहे जब तक तो ठीक है, चलता है, लेकिन जब आपका डेटा है ना, मतलब 500, 1000, 2000, 5000 जब उस लेवल पे जाता है तो दोस्तों वहां पर आपका डेटा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब अननेसेसरी आपका वो डेटा बढ़ता जा रहा है, तो ये आपके डेटाबेस को स्लो करेगा, आपके सॉफ्टवेयर को स्लो करता है। तो यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि इनमें से अगर क्यों नहीं अपन एक स्टूडेंट की टेबल अलग बना दें, एक टीचर की बना दें, टीचर की जो आईडी आपके पास होती है, मतलब क्या लिखा होगा 01 और 02, 03, बस 3 लोगों की एंट्री होंगी, पल्लवी या फिर मंथन या फिर सुरेश जो भी नाम है, उनका फोन नंबर ये लिखा है, और जो स्टूडेंट की आपकी टेबल है उसके अंदर केवल अपन क्या करें, टीचर की आईडी डाल के रख दें, 01, 02, 03 जो भी आपके पास है वो आप सीधे उसको लिंकिंग कर सकते हैं जब आप कोडिंग कर रहे होंगे।
तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट कैसे करें दोस्तों, इसी डेटा को मैंने क्या कर रखा है, एक एग्जांपल के साथ आपको वापस समझा दिया। एक टीचर टेबल बना दी और एक स्टूडेंट की टेबल बना दी। अब अगर आप देखें तो मैं इसमें अगर आपसे पूछता हूं, ओके आप मुझे बता सकते हैं बबीता जो है उसको कौन पढ़ा रहा है, तो आप देखेंगे जो SID है 538, नाम बबीता है, क्लास 9th है, अपने पास में जो शास्त्री नगर से रिलेटेड है उनका फोन नंबर है, और उनकी जो टीचर ID वो क्या है 03, तो 03 मिस्टर सुरेश उनका फोन नंबर। आपको देखिए बार बार रिपीट नहीं करना पड़ रहा है। अगर ये डेटा आपके पास 100 200 500 इतने सारे स्टूडेंट्स का होता तो ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता उसको मैनेज करना। तो कितना इजी हो गया दोस्तों, अगर यहाँ से एक टीचर रिप्लेस होता है तो अपन क्या कर सकते हैं, वो आईडी जिसकी आईडी आपने 3 डाल रखी थी उसके नेम में चेंजेस करना है, फोन नंबर एक जगह चेंजेस करो, आपके वो 100 200 500 1000 2000 जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सभी जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, फ्लैट फाइल जो है, फाइल जो सिस्टम होता है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो डेटाबेस में। तो डेटाबेस में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, आपके दिमाग में कुछ बातें रहनी चाहिए। क्या है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट फ्रॉम अ फ्लैट फाइल टू अ रिलेशनल डेटाबेस कीप इन माइंड दैट क्या, ये रिलेशनल डेटाबेस डू नॉट स्टोर ऑल द डेटा इन द सेम टेबल। एक ही टेबल में आपका पूरा डेटा नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने पहले वाली इमेज में बताया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीटेड डेटा इज मूव्ड इनटू इट्स ओन टेबल। वो नाम जो पल्लवी है या फिर मंथन है या सुरेश है, वो नाम जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन नाम को या उन वैल्यूज को आप क्या करो, उनकी खुद की एक टेबल बना करके रख दो। तो अपन एक टीचर नाम की टेबल बना दी, और आपको क्या कह रहा है, सेपरेटेड जो टेबल्स हैं दिस वे आर लिंक्ड थ्रू अ कॉमन फील्ड। उन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, तो आपके पास कॉमन था टीचर की आईडी, एक टेबल में भी टीचर आईडी और दूसरी टेबल में भी टीचर आईडी, तो उसके थ्रू आप उनके बीच में एक रिलेशनशिप बना सकते हो, लिंक बना सकते हो। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं जो आपके माइंड में रहनी ही रहनी चाहिए। इसके बाद अगर अपन देखें तो दोस्तों अपने पास आता है डेटाबेस के कुछ की कॉन्सेप्ट्स। क्या है डेटाबेस के की कॉन्सेप्ट्स, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके पास यहाँ एक नाम आता है डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा का मतलब हो गया दोस्तों व्यू। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास व्यूज हैं वो किस तरीके के हैं, मतलब लोग जो है उसको देखने वाले, एक व्यू 1, एक व्यू 2, एक व्यू 3, 3 अलग अलग लोग हैं जो इस डेटाबेस को देख रहे हैं। अगर मैं कहता हूं दोस्तों बैंक के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, तो बैंक में अगर मैं जाऊं अपने अकाउंट की डिटेल देखने के लिए तो दोस्तों केवल मुझे मेरे अकाउंट की डिटेल ही दिखेगी, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं मैनेजर लेवल के बारे में बात करूं, मैनेजर अगर अपनी आईडी डालता है तो वो दोस्तों उस बैंक में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन वो आसानी से देख सकते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं, वो जो पर्सन जिसने डेटाबेस को मैनेज किया वो शायद मैनेजर से भी ज्यादा डेटा देख पाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, जैसे स्कूल में अगर अपन बात करें, अपने स्कूल में सपोज आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स के कंटेंट को देख सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको लिमिटेड डेटा दिखेगा, अगर मैं एज ए टीचर देख रहा हूं तो मैं उसको एक्स्ट्रा चीजें देख पाऊंगा, मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा तो मैं कुछ फाइल्स अपलोड भी कर सकता हूं, सो दैट मेरे स्टूडेंट्स जो है उस फाइल को या उन डेटास को देख सकते हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा परमिशन दोस्तों मेरे प्रिंसिपल के पास होगी, क्योंकि वो जो है कुछ और चीजें, जो चीजें मुझे नहीं दिख सकती, व्यू उनका अलग हो सकता है। इसी टाइप से अलग अलग टाइप के व्यूज आपके पास होते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल स्कीमास होते हैं, कुछ फिजिकल स्कीमास होते हैं। ओके, अपन देखते हैं सबसे पहले डेटाबेस स्कीमा आखिर है क्या। तो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर और द डिजाइन ऑफ डेटाबेस। किस टाइप का डेटा आपको दिखना चाहिए, कितने टाइप, कौन से टाइप का डेटा आपको दिखता है, कुल मिलाकर के ये। इट रिप्रेजेंट्स डेटाबेस टेबल्स, टेबल स्ट्रक्चर, जैसे टेबल का फील्ड क्या है, उनके टाइप्स क्या है, उनकी साइज क्या है, उनके फॉर्मेट्स क्या है, इसके साथ साथ अदर रूल्स, कौन कौन से रूल्स हैं, वो सारी चीजें जो आपस में टेबल में लिंकिंग वगैरह है, तो ये सारी की सारी चीजें को अपन क्या बोलते हैं, डेटाबेस के स्कीमास हैं। ठीक है, स्कीमा मतलब क्या हो गया, आपके पास यहाँ पर आपका जो डेटाबेस है, ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीजें आपके पास है, टेबल के फील्ड्स या और दूसरी जो भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी। स्कीमा इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर। तो आपके पास जो स्कीमास को आप क्या बोल सकते हैं, लॉजिकल आर्किटेक्चर बोल सकते हैं या विजुअल आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास जो आपका स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, वो कुछ किस टाइप की है, ये आपके पास डेटाबेस स्कीमा, और जो मैं आपको बता रहा था वो सब आपके पास क्या हो जाते हैं, व्यूज। ठीक है, तो व्यूज आपके पास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी व्यूज किस पे डिपेंड करते हैं, आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे, डेटाबेस के स्कीमा के ऊपर। इसके साथ अगर अपन बात करें तो अपने पास नाम आता है दोस्तों डेटाबेस का इंस्टांस। इंस्टांस आपके पास क्या हो गया, एन इंस्टांस इज आल्सो कॉल्ड अ करंट स्टेट। मतलब मेरे पास एक डेटाबेस अगर मैं बात करता हूं तो उसमें आज सपोज 5 रिकॉर्ड्स है,
लेकिन अगर बाद में देखें कुछ दिनों बाद तो वो रिकॉर्ड 5 के 7, 10, 20, 50 बढ़ते बढ़ते जाएंगे। ये मतलब चेंजेस हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट देखें तो चेंजेस हो सकते हैं, कभी अप कभी डाउन। अगर आप कोई वेबसाइट्स देखें जहां पर, जैसे मैं अगर अपने चैनल के बारे में बात करता हूं, तो आज से 1-2 साल पहले, 1 साल पहले कह सकता हूं, 2 साल तो नहीं कह पाऊंगा, 1 साल पहले मेरे पास जो सब्सक्राइबर है उनकी रेट कुछ अलग थी, आज कुछ अलग है। तो चेंजेस अपने पास होते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी अपन डेटाबेस के बारे में बात करते हैं तो उसमें वैल्यूज जो है, उसकी रोज जो है, उसके रिकॉर्ड जो है वो अप डाउन होते रहते हैं। तो अप डाउन जो होते हैं उनको क्या बोल सकते हैं, यानी रिकॉर्ड्स को क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंस। तो ये क्या कह रहा है, एन इंस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड अ करंट स्टेट। अभी की स्टेट, अभी की पोजीशन क्या है वो बता रहा है। और डेटाबेस स्टेट, तो डेटाबेस का स्टेट क्या है। The database schema that defines variable in tables which belongs to a specific database, the record of this variable as a particular moment are called the instance of the database। तो जो भी record of this variables है, यानी कि जो records है आपके पास में, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, instance of the database। इसी टाइप से कह सकते हैं दस डेटाबेस इंस्टांस कैन चेंज ओवर टाइम। धीरे धीरे टाइम के साथ वो इंस्टांस आपके बदल सकते हैं। वेयरएज अ डेटाबेस स्कीमा इज यूजुअली स्टैटिक और फिक्स। स्कीमा जो आपके पास है ना, जो स्ट्रक्चर जो है वो तो आपका फिक्स है। मतलब एक, अगर मैं टेबल के बारे में बात करता हूं तो उसमें नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये वो जो चीजें मैंने एक बार बनाई वो तो फिक्स है। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ नए स्टूडेंट्स आएंगे तो अपन उसके अंदर एंट्रीज और करते रहेंगे। तो जब एंट्रीज करते रहेंगे, नए नए लोग आते जाएंगे, एंट्रीज बढ़ेंगी, तो उसको क्या बोल सकते हैं, इंस्टांस। जबकि आपके पास स्कीमा क्या हो गया, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या कुछ था। क्लियर है। इसके बाद अपन दोस्तों बात करने वाले हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या हो गया, मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। मतलब अगर अपन बात करें, जब डेटाबेस के बारे में बात करें तो उसमें बहुत सारा डेटा अपन स्टोर करके रखते हैं। तो डेटा अबाउट डेटा, एक डेटा जो है, जैसे अगर मैं बात करता हूं नेम, तो नेम जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आपके पास है। उसके अंदर भी अगर अपन देखें तो उस डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जा रहा है इंटरनली, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, मेटा डेटा। ठीक है। इन अ डेटाबेस, या कह सकते हैं इन अ डीबीएमएस कॉन्टेक्स्ट, द डेटा इन टेबल हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स। जैसे कि आपके पास सच एज द टाइप, उसका टाइप क्या है, आप जो डेटा स्टोर करें उसका टाइप क्या है, आप जो डेटा स्टोर करें उसकी लेंथ क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। ये एक डेटा, यानी कि मैं कहता हूं सपोज मैं किसी का फोन नंबर स्टोर करता हूं, तो फोन नंबर अपने आप में एक डेटा हो गया। लेकिन वो फोन नंबर जो है वो कितने डिजिट का होगा, उसका डेटा का टाइप क्या होगा, वो कैरेक्टर होगा, वेरचर होगा, इंटीजर होगा। ठीक है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो आपके पास होती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मेटा डेटा। मतलब डेटा अबाउट डेटा, किसी डेटा का भी अगर अपन देखें डेटा, तो वो आपके पास मेटा डेटा कहलाता है। ठीक है। सिंपल है, ताकि वो आपके डेटा को मीनिंगफुल बनाता है। मेटा डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटा डिक्शनरी। तो मेटा डेटा क्या करता है, आपके डेटा को डिक्शनरी के अंदर, डेटा डिक्शनरी के अंदर डेटा को स्टोर करता है। डेटा डिक्शनरी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अपने एक चैप्टर था पूरा कंप्लीट डिक्शनरी, उसमें अपन ने डिस्कस कर रखा है। तो डेटा डिक्शनरी होता क्या है, अ डेटा डिक्शनरी कंटेन्स मेटा डेटा सच एज द डेफिनेशन ऑफ ऑल स्कीमा ऑब्जेक्ट। जो भी स्कीमा ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को डिफाइन करता है इन द डेटाबेस। जैसे उसकी टेबल्स क्या हैं, उसके व्यूज क्या है, उसके इंडेक्सेस क्या हैं, एंड ऑल अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। जो भी आपके पास डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी के बारे में ये आपको इन्फॉर्म करता है, उन सभी को डिफाइन करता है। ठीक है। तो ये आपके पास है, जैसे कि स्पेस अलॉटेड क्या रहा है, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, कितने कॉलम है, जो भी आपके पास में उनके बीच की इंटीग्रिटी क्या रही है, आपके पास यूजर का नेम क्या है, प्रिविलेज क्या मिल रहा है, कुछ रूल्स जो आपके पास होते हैं, वो सारी की चीजें अपनी क्या कह सकते हैं यहाँ पर डेटा की डिक्शनरी। इसी टाइप से एक नाम आता है दोस्तों डेटा कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाता है, आपके पास कुछ रूल्स हैं। ठीक है। तो डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस मस्ट फुलफिल सम रूल्स एंड कंडीशंस, ताकि ये बताना कि भाई ये वाला फील्ड आपका प्राइमरी हो सकता है, अगर प्राइमरी है तो वैल्यू आपकी ब्लैंक नहीं हो सकती, वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, कौन से फील्ड को डिफॉल्ट आपको वैल्यू देनी है ना। तो ऐसी जो चीजें, जो रूल्स आप सेट करते हो, उन सेट रूल्स को क्या बोलते हैं अपन, डेटा कंस्ट्रेंट्स। तो डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस मस्ट फुलफिल सम रूल्स एंड कंडीशंस so that only validated and required data is stored। जो डेटा वैलिडेट है, जैसे वैलिडेशन का मतलब शायद समझ गए होंगे आप कि इस वाले फील्ड के अंदर आप केवल नंबर्स ही डाल सकते हैं, कैरेक्टर नहीं, या इनके अंदर आप कैरेक्टर नहीं डाल सकते, या किसी में डेट फॉर्मेट आता है तो पहले आपको डेट डालनी है, फिर मंथ, फिर ईयर। तो ये जो रूल्स आपके पास होते हैं, ये जो वैलिडिटी आपके पास होती है, ठीक है, या जो रिक्वायर्ड डेटा, भाई ये तो वैल्यू डालनी ही डालनी है। बहुत सारी वेबसाइट में दोस्तों जब अपन एंट्री करते हैं तो कई बार होता है एक स्टार बना होता है रेड कलर से, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड डेटा है। तो रिक्वायर्ड डेटा, वैलिडेशन, ये जो रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डेटा
constraints. The rules and conditions of data are defined via data constraints. A database constraints is a set of rules that define valid data. जो बताता है कि ये डेटा आपका वैलिड है। कई बार देखा होगा फोन नंबर जब आप लिखते हैं उसमें 6-7 कैरेक्टर लिख करके आप अगर आप देखें एंटर करेंगे तो बोल देगा ये पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। ईमेल का फॉर्मेट करेक्ट नहीं होता तो बता देता है ईमेल का फॉर्मेट करेक्ट नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो एक एग्जांपल अगर अपन देखें तो नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक, चेक, डिफॉल्ट, फॉरेन की, ये सब आपके पास क्या है, कुछ रूल्स होते हैं कि भाई इस फील्ड को आपको नल रखना है कि नहीं रखना है, किसको प्राइमरी की बनाना है, किसको यूनिक बनाना है, किसको आप चेक रखना चाह रहे हैं, किसको डिफॉल्ट रखना चाह रहे हैं, ये सारे कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेरी। क्वेरी का मतलब क्या है, कमांड। मतलब मुझे डेटाबेस के अंदर से कुछ डेटा लेना है या डेटा स्टोर करना है, एक नई टेबल क्रिएट करनी है, उन सब के लिए क्या करना होता है, मुझे कमांड लिखना होता है। तो कमांड का मतलब क्या है, यहाँ पर क्वेरी कहते हैं। जनरली इसका नाम जो है एसक्यूएल, अपन जानते भी है एसक्यूएल, जो अपन आगे यूज भी करेंगे। तो एसक्यूएल क्या होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो क्वेरी का मतलब क्या हो गया, अ क्वेरी इज अ टाइप ऑफ कमांड that retrieves data from the database stored on a server। जो कि सर्वर पे अगर कोई डेटाबेस के अंदर अगर अपना कोई डेटा स्टोर्ड है तो आप वहां से डेटा को फैच कर सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं। उसके लिए आप कोई कमांड लिखते हैं, जैसे सेलेक्ट क्वेरी होती है, तो आप जो कमांड लिख रहे हैं उस कमांड को क्या बोल सकते हैं, क्वेरी। जरूरी नहीं है वहां से डेटा रिट्रीव करना, इसमें तो लिखा है रिट्रीव करना। अगर आप चाहें तो दोस्तों स्टोर करने के लिए इंसर्ट क्वेरी होती है, डेटा को देखने के लिए सेलेक्ट क्वेरी होती है, डेटा को डिलीट करने के लिए डिलीट क्वेरी है, डेटा में मॉडिफिकेशन के लिए आपके पास एक अपडेट क्वेरी है। बहुत सारी क्वेरीज आपके पास मैनिपुलेशन की होती है, डीडीएल की अलग है, डीएमएल की अलग आपके पास क्वेरीज होती है। अ डेटाबेस क्वेरी इज यूजुअली रिटन इन एसक्यूएल, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में लिखी जाती है। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर क्वेरीज, यानी कि एसक्यूएल क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज है जिसको यूज किया जाता है क्वेरी के लिए, यानी कि डेटाबेस के लिए अपन यूज करते हैं, कमांड टाइप करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अ क्वेरी कैन बी आइदर अ सेलेक्ट क्वेरी और एन आपके पास एक्शन क्वेरी हो सकती है, जैसे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट क्वेरी। इसी टाइप से अगर अपन देखें तो सेलेक्ट क्वेरी का मतलब क्या होगा, सेलेक्ट क्वेरी मींस जो डेटा को लेकर के आता है। सेलेक्ट क्वेरी रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, क्या करता है, डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, ठीक है। तो ये वहां से जो है वो डेटा को लाने का, किसी एक टेबल से, एक से ज्यादा टेबल से डेटा को फैच कर रहे, डेटा उठा करके लेके आ रहे हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, सेलेक्ट क्वेरी कहती है। और इसी तरीके से एक्शन क्वेरी का मतलब क्या हो गया, जो डेटा में कोई चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, अपडेट करना है आपको, या कोई नया डेटा ऐड करना है, जिसको ऐड यानी कि इंसर्ट क्वेरी जिसको अपन कहते हैं, या आप ऐसी दूसरी टाइप की क्वेरीज लगाते हैं, वो सारी एक्शन क्वेरी होती है। इसी टाइप से एक नाम आता है दोस्तों मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब डेटाबेस जो है आपके पास में बन चुका है, डेटाबेस में टेबल भी बन गई है। अब इस टेबल के अंदर दोस्तों या तो नया रिकॉर्ड ऐड करना है, या पहले से जो लिखा हुआ है उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं, या लिखे हुए को डिलीट करना चाह रहे हैं, या उन टेबल्स के अंदर जो डेटा पड़ा है उसको आप फैच कर रहे हैं। तो चार टाइप की क्वेरी होती है दोस्तों, मैनिपुलेशन कहते हैं, सेलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी और डिलीट क्वेरी। तो ये चारों डेटा मैनिपुलेशन में आती है। डेटा मैनिपुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन, ठीक है, जो एक्शन क्वेरी भी मैंने बताई थी पिछली स्लाइड में, ठीक है, वो सब आपके पास है। तो क्वेरी डिस्कस्ड एज अ पार्ट ऑफ क्वेरी, ठीक है। तो जो अपन ने एक्शन में बात करी वही सारी मैनिपुलेशन होती है, जो क्या करती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और एक सेलेक्ट भी होती है, वो भी काम करती है। इसी टाइप से डेटाबेस इंजन। डेटाबेस इंजन का क्या मतलब होता है दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर जो आपके डेटाबेस के अंदर कुछ काम करता है, टेबल को बनाने का काम, डेटाबेस को क्रिएट करने का काम, टेबल में डेटा को फैच करने का काम, वहां स्टोर करने का काम जो करता है, वो एक्चुअल में काम कौन करता है, आपका जो सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं अपन, इंजन। डेटाबेस को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली वो क्या कहलाता है, डेटाबेस इंजन कहलाता है। तो डेटाबेस इंजन इज द अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, अ सेट ऑफ प्रोग्राम, एक टाइप का प्रोग्राम होता है दैट अ डीबीएमएस यूजर या that a DBMS uses to create, read, update and delete data from a database। तो डेटाबेस में से क्रिएट कुछ करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये सारे काम आपका इंजन करता है, ठीक है। द डेटाबेस इंजन हैज टू मेजर कंपोनेंट, दो टाइप के काम होते हैं, एक होता है स्टोरेज इंजन और दूसरा आपके पास होता है क्वेरी प्रोसेस। दोनों क्या है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर। स्टोरेज इंजन क्या करता है, राइट्स डेटा टू, है ना, एंड रिट्रीव डेटा, जो क्या करता है, डेटाबेस में डेटा को लिखता है या वहां से लेकर के आता है, डेटा को कह सकते हैं राइट करता है और डेटा को रिट्रीव करता है। मतलब आप कह सकते हैं एक इंसर्ट क्वेरी आपके पास होती है, एक आपके पास में सेलेक्ट क्वेरी होती है। तो ये क्या काम करते हैं दोस्तों, डिस्क पे जाकर के डेटा को लिखना और डेटा को रीड करने का काम स्टोरेज इंजन का काम होता है। जबकि एक होता है क्वेरी प्रोसेसर।
क्वेरी प्रोसेसर क्या करता है, एक्सेप्ट्स, पार्स एंड एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड। जो आप एसक्यूएल का कमांड लिख रहे हो, चाहे वो इंसर्ट करने के लिए लिख रहे हो, चाहे अपडेट करने के लिए लिख रहे हो, चाहे और किसी काम के लिए लिख रहे हो, तो उस क्वेरी को रन करवाने के लिए आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो आपके पास क्या कराता है, आपके पास क्वेरी प्रोसेसर। ठीक है, अब क्वेरी प्रोसेसर का जो रिजल्ट आता है वो आपके पास स्टोरेज इंजन का काम होता है। स्टोरेज इंजन क्या करता है, वहां से डेटा को लेके आता है, लेकिन लाने के लिए उसको क्वेरी प्रोसेसर कमांड भेजता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको सारे के सारे कीज अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपके माइंड में कहीं कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, कुछ पॉजिटिव कमेंट आपके चाहता हूं जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं आगे की वीडियोस और आपके लिए लाता रहूं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।